नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली है कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट जिसके हाथ में जीरो पावर है, वो अपनी उंगलियां नहीं हिला सकता, अपने कंधे को नहीं हिला सकता, अपनी कोहनी को नहीं मूव कर सकता, बिल्कुल जीरो पावर के साथ हम किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर हमें करनी पड़ती है पैसिव एक्सरसाइजेज। और पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें दूसरे का सहारा लेना पड़े अपने हाथ पैर को हिलाने के लिए। ये एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर हम ये एक्सरसाइज नहीं करते, पैरालिसिस पेशेंट में नहीं करवाते, तो पेशेंट के हाथ पैर मुड़ना शुरू कर देते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर एक बार स्टिफनेस आ जाए तो उन हाथ पैर को खोल के चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज हमारे हैं डॉक्टर संस्कृति महेश जी की हेल्प से आज आपको ये एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, सारी एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो। जैसे चेयर पे भी बैठे हैं तो उनकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और सपोर्टिव रहनी चाहिए, या फिर हम पिलो का यूज भी कर सकते हैं पेशेंट्स के दोनों साइड, क्योंकि जनरली पैरालिसिस पेशेंट सीधे नहीं बैठ पाते हैं। तो अब हम शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन। जब डॉक्टर करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो आपने भी अंदर से कोशिश करनी है कि आप भी ऊपर की तरफ जोर लगाएं। ये एक्सरसाइज हम बिठा के इसलिए करवाते हैं क्योंकि अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट ये एक्सरसाइज भी लेटा के करवाते हैं। लेटा के करवाने पे क्या होता है, वो विद ग्रेविटी हो जाता है, वो बहुत आसान हो जाता है, पेशेंट उसमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी देखना शुरू करता है। मगर जैसे ही आप पेशेंट को खड़ा करते हो, सिटिंग पोजीशन में लेकर आते हो, वही एक्सरसाइज जो लेट कर हो रही थी वो सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं हो पाती। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उन्होंने ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप अपने अपर लिम्ब यानी अपने हाथ की एक्सरसाइज करें तो कोशिश कीजिए कि आप उसको सिटिंग पोजीशन में करें, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी बैक की एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही है, वो मिस नहीं हो रही, क्योंकि आपको अपना वेट को संभालना पड़ता है कि वो एक तरफ ना जाए। मान लो कि अगर आपको पैरालिसिस लेफ्ट साइड का है तो पेशेंट अक्सर लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे झुकता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो अगर वो बैठा हुआ है तो उसकी बैक की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक तरीके से बिना कुछ किए चल रही होती है। तो अब हमने देखा कि किस तरह से हमने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। तो डॉक्टर साहब इसे दिन में कितनी बार ऊपर नीचे करना है? दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। कितनी बार करें? 10 रिपीटेशन। तो हमने 10 बार दिन में 3 बार, यानी तकरीबन 30 बार अपने हाथ को इस तरह से ऊपर नीचे करने से हाथ में थोड़ी पावर भी आएगी और उसमें हमें क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अब हम अपने कंधे को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अब हमें ये एक्सरसाइज करते दौरान ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जब भी हम हाथ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो ज्यादातर गलती कहाँ होती है, पोस्चर की। मतलब पेशेंट भी साथ साथ दूसरी साइड झुकता चला जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक हाथ यहाँ पे लगा सकते हैं और पेशेंट को हम सीधा रखेंगे और फिर हम हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। मगर अगर डॉक्टर साहब किसी को इस एक्सरसाइज में पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पेन जनरली एक्सरसाइजेस के दौरान थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि मसल्स प्लास्टिसिटी में स्टिफ है, तो जब भी हम मसल्स मूव करते हैं तो थोड़ा बहुत पेन होता है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम पेशेंट की रेंज कम कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, जहां तक वो सहन शक्ति के साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पा रहे हैं हम वहां तक कराएंगे। मगर कभी-कभी हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर आप टच भी करते हो तो पेशेंट दर्द से उछल पड़ता है, जिसे हम पेन कहते हैं, क्योंकि वो मसल्स तो ठीक है, बोन भी ठीक है, बट ब्रेन जो है वो सिग्नल गलत लेता है, और जहां पे उसे बता रहे हैं कि कोई महसूस कर रहा है, वो बता रहा है कि किसी ने मार दिया, पीट दिया, तो उसको हम कैसे रिलीव करते हुए फिर भी एक्सरसाइज कर पाएंगे? हम सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में पेशेंट्स को एक्सरसाइज कराएंगे तो हम हॉट पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मसल्स को लूजन अप करने के लिए। साथ ही साथ हम मसल्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं तो हम डायरेक्ट करा रहे हैं, यानी वार्म अप जैसे हम कहते हैं, तो हम मसल्स से थोड़ा बहुत हाथ ऐसे हिला दिया, फिंगर्स हल्की बहुत हिला दी, जिससे कि मसल्स थोड़ी बहुत मूव होगी, ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा, तो बेटर एक्सरसाइजेस हो सकती है और पेन भी कम हो सकती है। जिन पेशेंट को, जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर स्टिफनेस है, दर्द है, तो मांसपेशियों को थोड़ा ढीला करना है। ढीला करने के लिए आप ऐसे गाय भी कर सकते हो, और वहां पर आप जो ऑयल हम आपके यहाँ से देते हैं उसकी भी आप मालिश कर
मसल को रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल कभी भी स्किन के अंदर नहीं जाता। जब हम ऑयल को रगड़ते हैं किसी स्किन के ऊपर, ऐसे भी रगड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो हमें गर्माहट महसूस होनी शुरू होती है। यही गर्माहट नीचे जो मांसपेशी है उनको रिलैक्स कर देती है। तो आप कुछ भी यूज करें, आप वहां पर पैक का यूज कीजिए, वहां पर आप कोई भी ऑयल को रब करेंगे तो सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ सेकंड, अब आपको पेशेंट की एल्बो को मोड़ना है और यहाँ से सपोर्ट देना है नीचे की तरफ से, ताकि हम हाथ को अच्छे से उठा पाए। रिलैक्स। मैं फिर से कहूंगा एक बार कि जब भी डॉक्टर्स करवाते हैं ये एक्सरसाइज, आपने अपनी तरफ से जोर जरूर लगाना है। कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डेड पर्सन की तरह, डेड आर्म की तरह से नहीं रखना। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि डॉक्टर साहब को दम लगाना ही ना पड़े और मेरा हाथ मैं खुद ब खुद उठाऊं। यही एक्सरसाइज है। वरना सारी मेहनत तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। अब हम ये एक्सरसाइज बाहर की तरफ हाथ लेके करेंगे। पोस्चर का खास ध्यान, सीधे बैठना है, सीधे बैठे रहना है, उस पर आप खास ध्यान रखेंगे। अब हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी वो सब शोल्डर जॉइंट की करी। अब हम एल्बो जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे, जो सिर्फ एक ही मूवमेंट है, बहुत इजी मूवमेंट है, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट है। तो आप क्या कराएंगे, आप पेशेंट को थोड़ा बहुत बीच बीच में उनको मोटिवेट करेंगे कि खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। शुरुआती दौर में थोड़ा सा टफ होता है, पेशेंट्स नहीं कर पाते क्योंकि मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम डेली रेपिटेशंस करते हैं तो एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है। तो अगर हम अपने कोहनी की हेल्प से, कोहनी वाले जॉइंट को अगर हमें हिलाना है, क्योंकि हमें ध्यान क्या रखना है, हमारे पूरे सारे के सारे जॉइंट्स मोबिलाइज होने चाहिए। पर हमने शोल्डर किया, अब हम एल्बो की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट के हैंड को सपोर्टिव हम रख सकते हैं। और ये जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है। यानी जैसे आपके घर में जो दरवाजे होते हैं वो एक रेंज में ही खुलते हैं ना, इतना ही खुल सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो एल्बो जॉइंट है बस इतना ही मूव कर सकता है। ये लेफ्ट राइट जाएगा तो वो कंधे से जाता है, अपने आप में वो नहीं जा पाता। तो यही मूवमेंट हमने बार बार रिपीट करनी होती है, जिससे हमारा जो कोहनी है वो खुले और बंद हो सके। ठीक है, हमें कहते हैं आप समझ गए होंगे। तो वैसे ही करेंगे, 10 बार करेंगे दिन के अंदर, दिन में 3 बार करेंगे, जिससे हमारी जो मसल्स हैं एल्बो की वो ठीक बनी रहे, वो सॉफ्ट बनी रहे, उनमें किसी टाइप की परेशानी ना और उनमें मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाए। अब इम्पोर्टेंट जॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज रिस्ट जॉइंट। यहाँ से बहुत सारी मूवमेंट पॉसिबल होती है, और जब भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपने काम खुद से करो, कोशिश करो, आपको कुछ उठाना है, लाइक सपोज आपको अपना चाय का मग उठाना है, तो भी हमारे फिंगर्स एज वेल एज हमारे रिस्ट जॉइंट का पूरा सहयोग रहता है। तो अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे रिस्ट जॉइंट को ध्यान में रखते हुए। और ये वो जॉइंट है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट होते हैं, सबसे देर से इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं ऊपर से अगर हम देखें तो हमारी यहाँ की मसल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और नीचे आते आते वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जो पैरालिसिस के होते हैं उनकी जो रिस्ट की मूवमेंट लेट आएगी, कम आती है, फिंगर की मूवमेंट कम आती है, क्योंकि मसल्स वहां पर छोटी होती हैं। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा ज्यादा करें। अगर आप इसे 10-10 बार कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी रिस्ट की जो मूवमेंट है उसे 10 बार ना करके उसे 20 या 30 बार आप उसको दिन में एक ही बारी में करें, जिससे उसको ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें वहां पर देखने को मिले। तो रिस्ट की हमने ये वाली मूवमेंट देखी, तो रिस्ट की ये जो मूवमेंट है ये आप बैठ के खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हर टाइम खड़े रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपना हाथ लिया और अपने आप आपने मूवमेंट करने की कोशिश की। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये अपने आप होनी शुरू हो जाए, दूसरा हाथ को सहारा ना देना पड़े। और यही चीज हम चाहते हैं पैरालिसिस पेशेंट से, कि वो खुद ब खुद अपनी हर मूवमेंट को कर सके। सबसे ज्यादा मसल स्टिफनेस हम देखते हैं हमारे छोटे जॉइंट्स में, यानी हमारे फिंगर जॉइंट्स। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस करा रहे हैं तो उनके सारे जॉइंट्स मूव हो। ज्यादातर हम हाथ की एक्सरसाइजेस के दौरान यही गलती करते हैं कि हम हाथ की एक्सरसाइजेस जल्दी जल्दी करा देते हैं,
लेकिन हम पीआईपी और डीआईपी जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते। पीआईपी एंड टीआईपी जॉइंट्स कौन से? जो ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं आपकी फिंगर में, तो अब हम उन्हें भी मोबिलाइज करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेशेंट का हाथ हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। अगर हम बहुत देर तक पेशेंट को ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो हाथ में दर्द होगा, कंधे में भी दर्द होगा। तो आप यहाँ पे पिलो रख सकते हैं और पिलो के ऊपर हम पेशेंट का हाथ आराम से प्लेस करके फिर हम धीरे धीरे जॉइंट्स को मूव करेंगे, मतलब एक एक जॉइंट। फिर सेकेंड जॉइंट, एक बार में आप 10 to 15 टाइम्स मूव कर सकते हैं। देन लास्ट मैं फिर कहूंगा, सीखो समझो बट करो खुद इन एक्सरसाइज को, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसको पेशेंट खुद ब खुद कर सकता है बिना किसी के हेल्प के। तो एक बार जब डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि आपको ये कैसे करना है, आप वेट मत करो उनके आने का, वेट मत करो उनके करवाने का, खुद ब खुद अपनी तरफ से कोशिश करो कि मेरी जो उंगलियां हैं खुली बंद होनी शुरू हो जाए। अक्सर हम क्या देखते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट की बंद करने की ताकत तो आ जाती है, खुलने में ताकत लेट से आती है। तो जितनी जल्दी आप अपनी फिंगर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो उतनी तेजी से मैं इंप्रूवमेंट इसमें देखूंगा। अब हम लास्ट एक्सरसाइज समझेंगे और यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है अपनी फिंगर से। अब इसको हमें कैसे करना है, हमें पेशेंट का हाथ सीधा रखना है और अपनी फिंगर्स उनकी फिंगर्स के अंदर फंसा देंगे ताकि पेशेंट प्रेशर लगाए। अब कैसे प्रेशर लगाना है ये हम समझेंगे। तो उंगलियां फंसाकर हमसे अंदर की तरफ बंद करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हो क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगा पाता है और हमें मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, इसलिए आप सहारा दे सकते हैं। जैसे स्कूल में जब हम तो जब छोटे थे ना, जब हम पढ़ाई में पीछे रह जाते थे तो पापा क्या करते थे, पेंसिल लेते थे, उंगलियां बीच में रख के दबा दिया करते, तो बहुत दर्द हुआ करता था। ये कुछ वैसे ही है कि हमने दूसरी फिंगर्स को बीच में फंसाया और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल जरूर हो सकता है मगर ये पेशेंट के लिए इंप्रूवमेंट करने में हेल्पफुल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 4-5 एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई आप इसे थोड़ा गहराई से समझ गए होंगे। अगर आपके पेशेंट में जीरो पावर है तो आप उनको हेल्प करते हुए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, मगर एंड तब करेंगे जब पेशेंट खुद ब खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। आपने ध्यान क्या देना होता है कि पैरालिसिस को अक्सर हम हाथ पैर का रूप मानते हैं कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, और एक्सरसाइज भी हम हाथ पैर की ही बताते हैं, मगर प्रॉब्लम कभी भी हाथ पैर में नहीं होती। जब किसी को पैरालिसिस होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपके हाथ पैर का एमआरआई नहीं होता, ब्रेन का एमआरआई होता है। क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि इसके पीछे जो रीजन है वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेन ही है। ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को कंट्रोल करता था, उंगलियों को चलाता था, आपको कितना हाथ हिलाना है, कितना पैर हिलाना है, किसी चीज को पकड़ने में, चलने में, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता था। वो हिस्सा डैमेज हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लॉट आया था, खून नहीं पहुंच पाया, नस कट गई, ब्रेन का हिस्सा वो डैमेज हो गया। तो अब हम रिकवरी स्टार्ट करते हैं तो हम ब्रेन को दोबारा से सिखाना शुरू करते हैं कि आपने कौन सी मूवमेंट को कैसे करना है। ब्रेन सीखना भी चाहता है और पहले 6 महीने में पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। जो बैठ नहीं पाते थे बैठना शुरू कर देते हैं, जो बिस्तर से नहीं उठ पाते वो उठना शुरू कर देते हैं, पैर घसीट के चलना शुरू कर देते हैं, पैर घुमा के चलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। अगर अक्सर 6 महीने के बाद जो जितनी भी इंप्रूवमेंट आपको मैं बता रखा वो कहीं ना कहीं आनी बंद हो जाती है, वो रुक जाती है, थम जाती है। ऐसी जगह पर जाकर हमें ब्रेन को दोबारा से चालू करना पड़ता है कि सीखो, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखो, मगर ये कब हो पाएगा? ब्रेन तो सीखने को तैयार नहीं। वहां पर जाकर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़नी शुरू होती है। तो आपने पहले 6 महीने दर्द की एक्सरसाइज करनी है कि आपकी पैरालिसिस के अंदर कोई भी मूवमेंट ना रुके। अगर 6 महीने आपके बीत गए हैं, आपके अंदर अभी भी दिक्कतें रहेंगी, तो वहां पर आपको ब्रेन को दोबारा से सीखने लायक बनाने के लिए तब जाकर आपको मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। और अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं आपने ध्यान देना होता है कि खुद ब खुद करना है, अपने अंदर से दम लगाना है। जब हम अंदर से दम लगाते हैं तब जाके पेशेंट के अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिख पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने आपको बताई एक्सरसाइज जो हमने पैसिवली पेशेंट को करवानी होती है, जिनकी पावर 0 होती है, आप समझ गए होंगे। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कौन सी मेडिसिन कैसे हम हेल्प करेंगे आपकी, उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले जिन्होंने अपने अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट ली है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपनी एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी।
बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम जरूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इंप्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो अब जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था, अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। आप कोई चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। 6 महीने बाद तेजी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग के जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था। डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम उसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा कंसल्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है। वो एक ही बात है।
कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफी अच्छी बहुत जल्दी। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? यानी जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या खाने पीने में? रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी, नमक सब्जी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल, चलिए, खट्टा बट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटा इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फर्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है तो उसे आपने वॉक करनी है। आप छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और जगह दिक्कत थी, जैसे तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, बारिश का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ। जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नजर आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते, अच्छा, रोज पानी पड़ जाता है। मॉर्निंग वॉक से हमको ज्यादा फायदा हुआ है। हाँ। तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट हेल्प करता है, किस तरह से आपने खाने पीने में ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी होती है, रिपीटेशन करनी होती है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको और फर्दर वीडियोस मिल जाएंगी, एक्सरसाइज की भी मिल जाएंगी, पैरालिसिस की बाकी पेशेंट्स के भी आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद।